नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज हम फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो रेलवे में यहाँ से एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो पहले हम इस वीडियो में कूलाम के नियम को अच्छे से समझेंगे, उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा और इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हम वही प्रश्न देखेंगे और इसी के साथ कूलाम का नियम तो हम पढ़ेंगे ही, और इसी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव इसके भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इसके भी न्यूमेरिकल हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले हम पूरे थ्योरी सेक्शन को पढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी इसी वीडियो में हम देख लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने विद्युत धारा, विद्युत आवेश और प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था। तो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना। तो कूलाम के नियम पढ़ने से पहले हमें आवेश के बारे में पता होना चाहिए। तो पिछली वीडियो में वैसे मैंने आपको समझाया था, पर फिर भी बता देता हूँ कि आवेश होता क्या है। तो जो पदार्थ होता है ना, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या आवेश कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन पर दो तरह का आवेश होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होता है। और किसी भी पदार्थ को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है ना, कई प्रक्रियाओं से पदार्थ को आवेशित किया जाता है, जैसे घर्षण के द्वारा, चालन के द्वारा। तो पहले हम आवेश का परिचय देख लेते हैं। तो जब बालों को कंघी करते हो तो उस कंघी में छोटी वस्तुएं जैसे कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। आपने स्कूल में किया होगा कि जो स्केल होता है ना, आप उसको अगर अपने बालों पर रगड़ेंगे या कंघी को अपने बालों पर रगड़ेंगे और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप लेकर जाएंगे ना, तो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये कंघी या स्केल पर चिपकने शुरू हो जाएंगे, उसकी ओर आकर्षित होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? तो आवेश के कारण ही होता है। तो बालों को कंघी करने से कंघी में चुंबक की तरह वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यह कोई जादू नहीं है, यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंघी बालों के द्वारा आवेशित हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो जो आवेश होता है, चार्ज होता है, ये किसी भी पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है। यानी कि जो चार्ज होता है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। फंडामेंटल यानी कि हर एक पदार्थ में ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती ही है। तो जब किसी दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुओं पर समान मात्रा का विपरीत आवेश आ जाता है। आवेश के दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश। और याद रखिएगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश या नेगेटिव नेगेटिव आवेश एक दूसरे की ओर आकर्षित नहीं होंगे, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यही लिखा है कि यदि इन वस्तुओं पर समान प्रकार का आवेश होगा तो यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन अगर आवेश विपरीत प्रकार का होगा तो यह वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। तो दो प्रकार के आवेश होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेगा, आकर्षित यानी कि अपनी ओर खींचेगा। लेकिन समान आवेश, समान मतलब कि या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, ये दोनों आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगे, बल्कि अपनी ओर से दूर भेजेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो आकर्षण कब होगा? जब विपरीत प्रकार के आवेश होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। यही वजह है कि जब हम बालों में कंघी करते हैं तो विपरीत प्रकार के आवेशों के कारण क्या होता है, जो वस्तुएं हैं आकर्षित करने का इसमें गुण आ जाता है। तो आवेश के बारे में हमने पढ़ लिया। आगे हम देखते हैं कि कूलाम का नियम क्या है। तो वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने इन्हें कूलम्ब भी कहते हैं और कूलाम भी कहते हैं। तो जो नियम है, कूलम्ब का नियम भी कहा जाता है और कूलाम का नियम भी कहा जाता है, तो एक ही नियम है। तो वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने 1785 ईस्वी में कूलाम नियम को प्रस्तावित किया था। और इस नियम के द्वारा इन्होंने यह बताया था कि दो स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच में किसी प्रकार का बल होगा, जो कि या तो आकर्षण का बल होगा या प्रतिकर्षण का बल होगा, और यह कितना बल लगेगा ये इन्होंने बताया था। तो जैसा कि हमने देखा कि जब हम बालों में कंघी करते हैं और उनको कागज़ की ओर लेकर जाते हैं, कागज़ के टुकड़ों के समीप ले जाते हैं, तो उनमें आकर्षण का बल लगता है ना। तो इन्होंने बताया ये बल कितना लगेगा। हमें ये तो पता है कि आकर्षित होंगे वो,
लेकिन वो बल जो लगता है वो कितना बल लगेगा इसका भी इन्होंने सूत्र दिया। तो इन्होंने ये नियम बताया, इसी को कूलाम का नियम कहते हैं। तो इन्होंने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया है और इसी को कूलाम का नियम कहा जाता है। तो किसने दिया है? तो चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने 1785 ईस्वी में यह नियम प्रस्तावित किया है। तो आगे अब हम उदाहरण से समझ लेते हैं कि कूलाम का नियम है क्या। उदाहरण से हम कूलाम के नियम को आसानी से समझते हैं। तो कल्पना कीजिए कि आपके पास दो गुब्बारे हैं, एक लाल रंग का और एक नीले रंग का। लाल गुब्बारे को रगड़ने पर उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और नीले गुब्बारे को रगड़ने पर उस पर धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अब इन दोनों गुब्बारों को पास लाने पर क्या होगा? तो देखिए, जो लाल गुब्बारा है इस पर नेगेटिव चार्ज है और जो नीला गुब्बारा है इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर अब इन दोनों को नज़दीक लाया जाए तो क्या होगा? आगे हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। तो देखिए, आकर्षण कब होगा, अट्रैक्शन कब होगा? यदि लाल और नीला गुब्बारा विपरीत आवेश एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो वो एक दूसरे की ओर खींचे चले जाते हैं। तो कूलाम का नियम बताता है कि विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल होता है। हमने देखा ना कि कूलाम ने क्या बताया। पहले तो उन्होंने बताया कि बल कौन सा लगेगा, उसके बाद उन्होंने बताया कि कितना बल लगेगा। पहले हम देख रहे हैं कि बल कौन सा लगेगा, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का। तो आकर्षण का बल तब लगेगा जब एक ओर नेगेटिव चार्ज हो और दूसरी ओर पॉजिटिव चार्ज हो। जैसे आप देख रहे हैं कि जो नीला गुब्बारा है इस पर पॉजिटिव चार्ज है और जो लाल गुब्बारा है इस पर नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे क्योंकि इन पर विपरीत आवेश है, दोनों पर एक दूसरे के विपरीत आवेश है। और प्रतिकर्षण कब होगा, रिपल्शन कब होगा? अगर आप दोनों लाल गुब्बारे समान आवेश या दोनों नीले गुब्बारे समान आवेश के पास लाते हैं तो वे एक दूसरे को दूर धकेलने लगेंगे। और कूलाम का नियम यह कहता है कि समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल होता है। तो चाहे लाल गुब्बारा हो या नीला गुब्बारा हो, अगर दोनों गुब्बारों पर समान आवेश होगा, जैसे इस पर भी पॉजिटिव है और इस पर भी पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। अगर इस पर भी नेगेटिव होता और इस पर भी नेगेटिव होता तब भी ये एक दूसरे को दूर धकेलते क्योंकि इन पर समान आवेश है। लेकिन अगर इस पर पॉजिटिव होता और इस पर नेगेटिव होता तो ये एक दूसरे के करीब आते। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि कब कोई भी वस्तुएं एक दूसरे के नज़दीक आएंगी उन पर आकर्षण का बल लगेगा, कब प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो जब विपरीत आवेश होगा तब आकर्षण का बल लगेगा और जब समान आवेश होगा तब प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो आगे अब हम कूलाम के नियम की परिभाषा देखते हैं। तो ये परिभाषा तो आपको रट लेनी है। रेलवे के हर एक एग्ज़ाम में, चाहे एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, जेईई का हो या एएलपी का हो, ये परिभाषा तो बहुत बार रिपीट हुई है और अलग अलग तरीक़ों से पूछी जाती है। रटना क्या है मैं आपको समझाता हूँ, आसान है। तो देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये परिभाषा क्या कहती है ये मैं आपको इस गणितीय सूत्र से समझाता हूँ और ये आपको याद रखने हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में भी ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। तो देखिए क्या कहा गया है, पहले तो आपको अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती इसके बारे में पता होना चाहिए कि अनुक्रमानुपाती क्या होता है। तो अनुक्रमानुपाती मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई दो वस्तु हैं तो दोनों पर सेम इफेक्ट पड़ेगा। अगर एक वस्तु बढ़ रही है तो दूसरी वस्तु भी बढ़ेगी, इसी को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अगर एक वस्तु नीचे गिर रही है या उसमें कमी आ रही है तो दूसरी वस्तु में भी कमी आएगी, इसी को अनुक्रमानुपाती कहते हैं। और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, उल्टा। अगर एक वस्तु बढ़ रही है तो दूसरा उसके विपरीत करेगी, वो घटेगी। समझ गए? व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि इनवर्स, उसका अपोजिट, और अनुक्रमानुपाती मतलब कि सेम, वही इफेक्ट पड़ेगा। तो अब जो हमने परिभाषा पढ़ी इसी को हम फॉर्मूले में देखते हैं। तो देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। तो पहले तो हमने दो आवेश ले लिए, एक Q1 और Q2।
तो इनके बीच में या तो आकर्षण का बल होगा या प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और इसके साथ ही इन दोनों के बीच की जो दूरी है हमने उसे आर मान लिया। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, इसको हमने आर मान लिया। अब देखिए पहले क्या कहा गया है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो बल यानी कि फोर्स, तो फोर्स का ही फॉर्मूला होगा। उसके बाद है क्या, इन कि किसके बीच में बल लग रहा है, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लग रहा है। और बल क्या लग रहा है कि आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमणानुपाती, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दोनों आवेशों के बीच का गुणनफल लिखा गया ना यहाँ पर कि आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, ये जो बीच में डॉट है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणनफल। तो दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये सिंबल जो होता है ये अनुक्रमानुपाती का होता है। यानी कि अगर हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दर्शाना होता है तो हम इस प्रकार दर्शाते हैं, ये सिंबल है फिजिक्स में, याद रखिएगा। तो फाइनल फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, पर पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फार्मूला बना कैसे, पूरा मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ। तो देखिए पहला समीकरण तो ये हो गया, उसके बाद क्या है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब बताया गया है कि उसका इन्वर्स, तो इन्वर्स कैसे होगा, 1/, होगा। क्या होगा 1/, में तो दूरी का वर्ग, दूरी क्या हमने मानी है r, तो r इसका वर्ग क्या होता है, स्क्वायर। तो दूसरा समीकरण क्या बन गया, f, ये सिंबल आएगा। उसके बाद क्या मतलब कि ये अनुक्रमानुपाती का सिंबल आएगा। लेकिन अगर हम सीधा r² लिख देते तो वो अनुक्रमानुपाती हो जाता, लेकिन अब हम 1/r² लिख रहे हैं, इसका मतलब है ना उसका अपोजिट, इन्वर्स हो रहा है। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा, तो दोनों समीकरण का गुणनफल करिए। तो अगर हम पहले समीकरण का गुणनफल दूसरे समीकरण से करेंगे तो क्या होगा, जो ये Q1 Q2 है ना, इसमें मल्टीप्लाई हो गया 1 से, तो Q1 Q2 आ जाएगा, और डिवाइड में r² है, यही रहेगा r²। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो आगे हम उसे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए हमने देखा कि इन दोनों का गुणनफल करके ये फॉर्मूला बना, क्या बना, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 × Q2 डिवाइड बाय r²। तो देखिए फिजिक्स में जब भी ये साइन है, ये जो सिंबल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इसको हटाया जाता है ना, तो इसकी जगह पर एक नियतांक आता है। जैसे यहाँ पर k नियतांक आया है और इसकी अपनी एक वैल्यू होती है, जो कि हम देखेंगे कि k की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और ये 9 × 10⁹ आई कैसे, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। वैसे आपको देखिए जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा ना इसका कूलाम वाला, तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला क्या लिखना है, k की जगह लिखना है 9 × 10⁹, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई होगा Q1 Q2 से और डिवाइड होगा r² से। तो फाइनल फार्मूला तो ये है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि फाइनल फार्मूला बना कैसे, उसकी जो परिभाषा है, कूलाम के नियम की जो परिभाषा है उसी से फार्मूला बना है, वही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ कि बेसिक से ये फार्मूला बना कैसे। आपको तो ये फार्मूला याद रखना है जो फाइनल फार्मूला है ये वाला, लेकिन ये बना कैसे वो मैंने आपको समझाया है। और जो ये k की वैल्यू है ये 9 × 10⁹ कैसे होगी, ये मैं आपको बताता हूँ। तो वैसे जो k का मान होता है वो 1/4πε0 होता है। इसे ε0 भी कहते हैं और ε0 भी कहते हैं। जैसे पाई की वैल्यू होती है ना 22/7 या 3.14 होती है, उसी प्रकार ε0 की भी वैल्यू होती है। तो ε0 की वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12, ये इसकी वैल्यू होती है। तो देखिए इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू होती है 3.1414 या 22/7 ले लें। और एप्साइलन जो 0 है ना, इसकी वैल्यू होती है, हमने ऊपर देखा 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। तो जब इसे हम सोल्व करेंगे ना तो k की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁻9, ये इसका वैल्यू आ जाएगी k की वैल्यू। कि कैसे वैल्यू निकली मैंने आपको समझा दिया स्टेप बाय स्टेप। वैसे जो k की वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0, लेकिन जो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं तो k की वैल्यू आ जाती है 9 × 10⁻9। तो यही हमें यहाँ पर फिल करना है। तो जो फाइनल फार्मूला होता है ये फार्मूला होता है F = k Q1 Q2 डिवाइड बाय r², और k की जगह हमें फिल करना है 9 × 10⁻9। और ये आया कैसे वो भी मैंने आपको समझा दिया। k की वैल्यू ऐसे ये होती है, क्योंकि कई बार रेलवे में मैंने देखा है
कि पूछा जाता है और जो ऑप्शन होता है ना वहाँ पर दिया होता है 1/4πε0। कई बार ये वैल्यू नहीं दी होती, तो आपको इसीलिए मैंने आपको बेसिक से बता दिया कि चाहे ये दिया हो या ε0 की वैल्यू पूछी हो तो ये होती है, और अगर के की वैल्यू पूछी हो तो ये होती है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने बेसिक से नहीं पढ़ा होगा तो ये नहीं पता होगा। इसके बाद आगे अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं कि रेलवे में ही पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है कि 6 कूलाम तथा 12 कूलाम के दो आवेश 3 मीटर की दूरी पर हैं, इनके बीच लगने वाले बल को ज्ञात करें। तो दोनों आवेश दिए हुए हैं और दूरी भी दी हुई है। आपको बल पता करना है। तो Q1 कितना है 6 कूलाम, Q2 है 12 कूलाम, दूरी दी है R बराबर 3 है, और आपको बल पता करना है। फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया कि F इक्वल टू इसकी जगह पर K आ जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि इसको निकालोगे सोल्व करोगे तो K आएगा, और K की वैल्यू कितनी होती है तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। तो यहाँ पर आप 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 लिखेंगे। Q1 Q2, Q1 कितना है 6 और मल्टीप्लाई बाय होगा 12 से Q2, और डिवाइड किससे होगा R स्क्वायर। तो R स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे क्या होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, 6 गुना 12 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। तो 9 को आप 900 काट दो तो अब बचा क्या 10 की पावर 9, 6 मल्टीप्लाई बाय 12। तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 72, और आएगा 10 की पावर 9। ये न्यूटन में आंसर आएगा, क्योंकि जो बल होता है बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो इसी को आप आगे भी सोल्व कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर भी रख सकते हो, लेकिन ऑप्शन में ज़्यादातर देखिए क्या होता है ना, जो पावर होती है इसको हरदम मैक्सिमम लेना होता है। जैसे यहाँ पर 9 की पावर 10 की पावर 9 है, इसको मैक्सिमम तक लेकर जाना होता है, इसीलिए यहाँ पर 72 है, इसके आगे दशमलव लग जाएगा। जब दशमलव लग जाएगा तो पावर बढ़ जाएगी, 9 की जगह पावर 10 हो जाएगी। तो मैक्सिमम पावर लेनी होती है, इसीलिए एक स्टेप आगे सोल्व कर दिया जाता है, और ऑप्शन में भी ज़्यादातर मैक्सिमम पावर तक आंसर होता है। तो ये दोनों ही आंसर इसके सही होंगे। अब हम आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 5 कूलाम तथा 15 कूलाम के दो आवेश 3 मीटर की दूरी पर हैं, इनके बीच लगने वाले बल को ज्ञात करें। तो यहाँ पर भी दोनों आवेश दिए हुए हैं 5 कूलाम 15 कूलाम, और दूरी है 3। अब बल आपको पता करना है। फॉर्मूला आपको पता ही है कि पहले तो K आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, और उसके बाद क्या होगा Q1 है 5, Q2 है 15, और R कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 9 से कट जाएगा। 15 पंचे कितना होता है 75, और 10 की पावर 9। तो अगर हम पावर को मैक्सिमम करेंगे तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, एक दशमलव आगे आया तो एक पावर पड़ जाएगी, तो 10 की पावर 10 हो जाएगी। तो ये इसका आंसर हो गया। आपको समझ में आया ना कितना आसान है ये फार्मूला निकालना। ये जो फार्मूला है ये परिभाषा से निकला है, और ये फार्मूला बना कैसे वो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुना 10 की पावर -7 कूलाम तथा 3 गुना 10 की पावर -7 कूलाम आवेश हैं, तो इनके बीच में कितना बल लगेगा। तो देखिए पहला कूलाम भी दिया हुआ है, मतलब पहला आवेश भी दिया हुआ है, Q2 दूसरा आवेश भी दिया हुआ है, और दूरी कितनी दी है। तो देखिए जब भी आप वैल्यू पुट करते हैं ना, तो हरदम जो उसका मात्रक होता है वो ध्यान दिया करिए। हरदम SI मात्रक लेना होता है। जैसे आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो यहाँ पर कूलाम दिया है तो ये सही वैल्यू होगी। लेकिन जो दूरी का मात्रक होता है मीटर, SI मात्रक की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आपको मीटर में दूरी लेनी है। तो 30 सेंटीमीटर है तो मीटर में हो जाएगा 0.3 मीटर। अब आपको बल पता करना है, इनके बीच में कितना बल लगेगा। तो फॉर्मूला पुट कर दो। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 तो आपको पता आएगा ही। अब मल्टीप्लाई Q1 कितना है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, और Q2 कितना है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, और डिवाइड होएगा 0.3 स्क्वायर से। अब इसको आप सोल्व कैसे करेंगे। तो देखिए सोल्व करने का तरीका पता क्या होता है, जो पावर होती है पावर को अलग कर दो, और जो बाकी के अंक है ना जिन पर पावर नहीं है इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 दूनी 18, 18 तिया कितना हुआ 54, 54। इनके ऊपर पावर नहीं है ना, तो इनको अलग मल्टीप्लाई कर दो, 54 हो गया। 9 दूनी 18, 18 तिया 54, तो 54 हो गया। उसके बाद अब जिनके ऊपर पावर है वो देख लीजिए। तो अगर तीनों का आधार आप देख रहे हैं सेम है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, और यहाँ पर भी 10 है, तो जब आधार सेम होता है तो पावर प्लस माइनस हो जाती हैं। तो जैसे यहाँ पर 10 की पावर -7 है,
यहाँ पर भी 10 की पावर -7 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो -14 हो गया यहाँ पर। और प्लस में देखा जाए तो 10 की पावर प्लस में 9 है, तो यहाँ पर प्लस में 9 है और यहाँ पर माइनस में 14 है। ये कितना होगा, पावर को प्लस 9 को -14 करेंगे तो -5 हो जाएगा ना, तो 10 की पावर -5 आ जाएगा। कैसे, तो -7 -7 -14 हो गया, और यहाँ पर प्लस में है 9 की, तो -14 और +9 पावर कितनी हो जाएगी, -5 हो जाएगी, तो 10 की पावर -5। अब नीचे सोल्व करो तो 0.3 स्क्वायर है, तो देखिए, तो इसे आप कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए क्या है, डिवाइड में क्या है 0.3 स्क्वायर, तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, पहले आप 3 का स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि स्क्वायर है, और ऊपर 10 का स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि अगर आप दशमलव हटाएंगे, एक अंक के बाद दशमलव है, ऊपर 10 आएगा लेकिन स्क्वायर है, तो इसीलिए 10 का स्क्वायर आ गया। और यहाँ पर नीचे क्या होगा, 3 × 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आपको समझ में आया ना, दोबारा मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे। 0.3 का स्क्वायर है, अगर इसको दशमलव आपको हटाना है तो एक अंक के बाद दशमलव है तो 10 आया, लेकिन ऊपर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर भी 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर स्क्वायर को हटाने के लिए 3 का स्क्वायर आप या सीधा ही 9 ले लीजिए। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, तो 10 का स्क्वायर ऊपर आ गया और नीचे 9 आ गया। समझ गए आप। तो इसी प्रकार देखिए 9 है, आपको पता होगा कि अगर ऊपर है ये अंश में है, अगर इसको नीचे लेकर आना है तो जो पावर होती है माइनस में हो जाती है। तो ऊपर जैसे प्लस में पावर थी ना +2, नीचे पावर माइनस में हो जाएगी, तो ये कैसे हो जाएगा 9 × 10 की पावर -2। अब इसे आप सोल्व कर लीजिए, तो 9 6 के 54, तो 6 हो गया, यहाँ पर 6 आ गया। अब ये -2 है, ये -5 है, अब इसे आप ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी, तो -5 + 2, तो अब कितना आएगा, इसे आप घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, तो 6 × 10 की पावर -3 न्यूटन। तो ये मैंने आपको सोल्व करने का तरीका बताया, आपको इतना समय नहीं लगेगा, मैंने आपको बेसिक से बताया कि इसे सोल्व कैसे किया जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपसे कैलकुलेशन ही नहीं हो पाती, तो मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया कि इसे कैलकुलेट कैसे करना होता है। पावर को पहले अलग कर देना होता है, और जिसके अंक के ऊपर पावर नहीं होती पहले इसे सोल्व कर लेना होता है, तो इस प्रकार इसकी कैलकुलेशन होती है। इसके बाद आगे अब हम देखते हैं, तो आगे अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझ लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं और इसके भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। यानी कि इकाई आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। अब मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे एक चुंबक होता है, चुंबक का गुण क्या होता है, ये लोहे को या किसी अन्य चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो क्या कितनी भी दूर पर कोई लोहा रख दिया जाए ये इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, नहीं ना। इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये लोहा इसके मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तभी ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसका अपना एक प्रभाव क्षेत्र होता है ना। ऐसे ही जैसे कुछ बिजली की तारें होती हैं जो हाई वोल्टेज की होती हैं, कहा जाता है ना इसके नज़दीक ना जाओ, नहीं ये अपनी ओर खींच लेगी, क्योंकि इसके भी एक अपनी एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसी प्रकार जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये क्या है, ये बताया गया है कि इसका प्रभाव क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि कितना प्रभाव क्षेत्र इसका होता है। तो इकाई आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। तो इकाई आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। तो आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, याद रखिएगा, इसी फॉर्मूले से प्रश्न बनता है। तो आगे हम देखते हैं कि इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 2 प्रकार के फॉर्मूले पूछे जाते हैं। 2 प्रकार के फॉर्मूले से ये सोल्व होगा। एक तो सीधा ही जो हमने फॉर्मूला पढ़ा F/Q, और दूसरा फॉर्मूला ये है जो कि इसी से निकला है, और ये भी आसान है। अभी हमने पीछे जो कूलाम का नियम देखा उसमें भी यही फॉर्मूला लगाया था, बस बदलाव क्या था कि उसमें Q1 और Q2 था, पर यहाँ पर Q2 नहीं है। ये गायब कैसे हो गया ये मैं आपको समझाता हूँ। आपको या तो यही रखना है, लेकिन गायब कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए F की जगह हम जो हमने कूलाम का नियम पढ़ा उसमें फोर्स का ही फॉर्मूला था ना, बल का ही फॉर्मूला था, तो वही सीधा फॉर्मूला लगा दिया। F की जगह यही आ गया, और नीचे क्या है Q। तो अगर हम देखें तो Q से Q कट जाएगा, तो चाहे Q1 काट दो या Q2 काट दो, है तो Q ही ना, ये तो हमने नंबर लगा दिया। तो यहाँ पर चाहे Q2 काट दो
चाहे Q1 काट दो। तो अब एक ही Q बचा, इसीलिए ऊपर एक ही Q बच रहा है, क्योंकि नीचे इस Q से एक Q कैंसिल हो जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या होगा, यही इसका फॉर्मूला होगा। यहाँ पर जो ये है इसकी जगह सेम वही K आ जाएगा। तो आपको आखिर में मैं तीनों फॉर्मूले बता दूंगा। आगे हम विभव का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो तीनों फॉर्मूले एक साथ बताऊंगा, तब आपको समझ आ जाएंगे। तो देखिए, कूलाम के नियम का जो बल का फॉर्मूला है, E की जगह जब F आएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, आप देख रहे हैं। वहाँ पर Q1 और Q2 दोनों आएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगेगा ना, तो उसमें एक Q गायब हो जाएगा। याद रखिएगा, एक ही आवेश उसमें दिया होगा। जैसे मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिखाता हूँ, तब आपको समझ आएगा। तो पहला प्रश्न है कि 4 कूलाम पर यदि 48 न्यूटन का बल लगता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो ये आसान प्रश्न है, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा। तो फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू क्या है, F/Q। तो F की वैल्यू कितनी है, 48 न्यूटन, क्योंकि जो बल होता है वो न्यूटन में होता है और जो आवेश होता है वो कूलाम में होता है। तो 48/4 तो कितना आ जाएगा, 12 न्यूटन बटे कूलाम आ जाएगा। तो न्यूटन बटे कूलाम कैसे आया, तो देखिए, जो फोर्स होता है ना, फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इसीलिए 12 न्यूटन प्रति कूलाम इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 18 कूलाम का एक आवेश 6 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, एक ही आवेश दिया हुआ है, लेकिन अगर बल होता तो 2 आवेश दिए होते हैं। तो फॉर्मूला आपको मैंने पीछे बता ही दिया, और इसकी वैल्यू क्या होती है ये भी आपको पता ही है, 9 × 10⁹। आवेश कितना है, 18 कूलाम, और दूरी कितनी है, 6 मीटर। लेकिन ये r² होता है, इसका वर्ग होता है, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो देखिए, 6 × 18 हो गया, उसके बाद 3 दूनी 6 हो गया। अब 2 को काट दो, 2 को आप काटोगे 9 से, तो 4.5 आ जाएगा, 4.5 हो जाएगा ना। तो ये सोल्व हो गया। 4.5 × 10⁹ न्यूटन प्रति कूलाम, ये इसका आंसर हो गया। अगर यहाँ पर फोर्स पूछा होता तो Q1 × Q2 होता, लेकिन यहाँ पर फोर्स नहीं पूछा तो एक ही Q आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। ये 2 प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अब देखिए, विद्युत विभव के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि तीनों फॉर्मूला एक दूसरे से रिलेटेड है ना, इसीलिए तीनों टॉपिक मैंने एक साथ कवर कर दिए। जो बल वाला फॉर्मूला और तीव्रता वाला फॉर्मूला और विभव वाला फॉर्मूला, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो विद्युत विभव क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये हम समझ लेते हैं। तो अनंत से एकांक आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। तो जैसे अनंत से यानी कि इन्फिनाइट से जो आवेश है उसे कहाँ तक लाने तक, अनंत से एकांक आवेश को किसी निश्चित बिंदु पर लाने पर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र तक लाने पर किया गया जो कार्य होता है ना, जो कार्य किया गया है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने पर, यानी कि अनंत से एकांक आवेश को किसी निश्चित बिंदु पर लाने पर जो कार्य किया गया है उसी को विद्युत विभव कहा जाता है। जैसे कि माना जो Q है ये आवेश है और इसको अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में W कार्य किया गया है, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या है, V = वर्क/Q। तो आवेश को किसी बिंदु पर लाने पर जो किया गया कार्य है, वर्क है, यही इसका फॉर्मूला है। तो परिभाषा से ही ये फॉर्मूला बनाना। पीछे हमने देखा था जो तीव्रता वाला फॉर्मूला था, वहाँ पर क्या था कि आवेश पर क्या था, जो बल लगाया गया था, तो ऊपर F था, और यहाँ पर क्या है, उस पर किया गया कार्य है। तो यही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। दोनों के नीचे क्या है, Q है, हर में तो Q है, लेकिन अंश में यहाँ W है। यहाँ पर जो तीव्रता थी वहाँ पर बल है, और लेकिन जो विभव है यहाँ पर किया गया कार्य है। तो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और दूसरा इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बनेगा, फाइनल वाला फॉर्मूला। तो देखिए, ये विद्युत तीव्रता वाला फॉर्मूला है और ये विभव वाला फॉर्मूला है। दोनों को मैंने एक साथ दिखा दिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखिए, परिवर्तन क्या होगा, यहाँ पर जैसे एक Q है, यहाँ पर भी एक ही Q रहेगा। यहाँ पर आप चाहे 1 लिख लो, लेकिन नीचे आप देखेंगे यहाँ पर R है और यहाँ पर R² है। तो देखिए, फोर्स वाले केस में क्या था, मैं आपको समझाता हूँ कि Q1 Q2 था ना, उसके बाद जो तीव्रता वाला फॉर्मूला है इसमें एक Q गायब हो गया, उसके बाद
जो विभव वाला फॉर्मूला है इसमें नीचे आर आएगा, बाकी सेम रहेगा, आर स्क्वायर में एक आर गायब हो जाएगा। तो ये तीनों बदलाव हैं। अगर आप बदलाव को ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले वाले में दोनों क्यों हैं, दूसरे वाले में एक ही क्यों है, और तीसरा जो फॉर्मूला है इसमें ऊपर क्यों तो रहेगा लेकिन नीचे अब आर गायब किया गया है। क्यों को तो गायब करेंगे नहीं, तो दो आर थे, एक आर गायब हो गया। ये आर गायब कैसे हुआ वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, जो विभव है ना, विभव का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन क्यू, आवेश। तो जो वर्क होता है ना, आपको पता है कि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य होता है बल और विस्थापन का गुणनफल। विस्थापन यानी कि जो दूरी है, तो दूरी को हम आर लिख सकते हैं, और जब हम यहाँ पर आर लिखेंगे और यहाँ पर एफ लिखेंगे तो एफ का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, जो कूलाम का नियम हमने पहले पढ़ा है। ये एफ है और ये आर है, और नीचे आ गया क्यू, तो एक क्यू से एक क्यू कट गया, तो आप देखेंगे, और एक आर से एक आर कट गया, तो अब बचा एक ही आर बचा यहाँ पर। तो इसीलिए ऊपर एक क्यू आएगा क्योंकि एक क्यू हमने काट दिया, और नीचे एक ही आर आएगा। तो इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो एक आर बचा। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला याद रखेगा, तो अब आपको आसानी रहेगी। फोर्स में क्या है, फोर्स में तो आपको फॉर्मूला पता होगा, लेकिन जब तीव्रता वाला फॉर्मूला आएगा तो वहाँ पर एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, और जब विभव वाला फॉर्मूला आएगा, अब एक क्यू तो कैंसिल हो गया, अब आर के पास ही आर ही है स्क्वायर में, तो एक आर भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार आप स्टेप बाय स्टेप याद रखेंगे ना, तो आपको ये फॉर्मूला याद रहेंगे। नहीं तो ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है, और यहाँ से आप देखेंगे तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसीलिए मैं आपको पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ। अब इसके हम जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि 5 कूलाम के आवेश को विस्थापित करने के लिए 90 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो विभव ज्ञात करें। देखिए, विभव का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन क्या होता है, आवेश। तो वर्क कितना दिया हुआ है 90 जूल, और आवेश कितना दिया हुआ है 5 कूलाम, तो 90 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा 18, इसका आंसर आ जाएगा। ये तो आसान है। आसान कब है, जब आपको फॉर्मूला पता है। उसको अगला प्रश्न देखते हैं कि 150 कूलाम के आवेश को 3 मीटर विस्थापित करने पर, तो यहाँ पर विस्थापित यानी कि दूरी की बात आ गई, तो दूसरा फॉर्मूला लगेगा। 3 मीटर विस्थापित करने के लिए आवश्यक विभव की गणना करें। तो फॉर्मूला आपको पता ही है कि विभव का फॉर्मूला होता क्या है, और इसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹, और आवेश कितना दिया हुआ है तो 150, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, 150 आएगा, और डिवाइड बाय 3। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो 3 तिया 9 होता है। मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ, यहाँ पर सोल्व मतलब गलत किया गया है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या था, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ है, और मल्टीप्लाई बाय 150 और डिवाइड बाय 3 है ना। देखिए 3 तिया 9 हो गया, अब क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, तो 150 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 450 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। तो इसे आप सोल्व कर लीजिए। मैंने आपको बताया कि पावर हरदम मैक्सिमम लेनी होती है, तो मैक्सिमम पावर कहाँ तक आ सकती है, जब यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। तो 2 अंकों के बाद अगर दशमलव लगेगा तो 2 पावर बढ़ जाएगी, तो 10⁻⁹ की जगह 10⁻11 हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11, ये इसका सही जवाब होगा। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कूलम्ब के नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल डैश के अनुक्रमानुपातिक होगा। तो किसके अनुक्रमानुपातिक होता है, ये उनके बीच के आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपातिक होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जब कागज के हल्के टुकड़े जिन पर कोई आवेश नहीं होता है उन्हें ऋणात्मक रूप से आवेशित कंघी के निकट रखा जाता है, तो वहाँ पर क्या होगा, आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, कोई भी बल नहीं होगा, या कह नहीं सकते। तो आपको पता है तो क्या होता है, जब कंघी को रगड़कर हम कागज के टुकड़े के समीप रखते हैं तो आकर्षण होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कूलाम के नियम समीकरण में स्थिरांक डैश होता है जहाँ एप्सिलॉन 0 मुक्त स्थान की विद्युतशीलता है। तो जो एप्सिलॉन 0 होता है इसकी वैल्यू हमने देखा ना, के नियतांक होता है, तो के नियतांक की वैल्यू पूछी है, तो के नियतांक की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है कि कूलाम के नियम के अनुसार 4 कथन दिए हुए हैं। ये दिया हुआ है पहला कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शन है Q1 Q2 के, मतलब कि जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं ना, आप देखेंगे कि तीनों ऑप्शन सही हैं। हमने ये पहला समीकरण था, ये दूसरा समीकरण था, इन दोनों का गुणनफल करके ये आया था, तो ये सही होगा, उपयुक्त सही, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो अगला प्रश्न है कि कूलाम का नियम क्या कहता है। तो 4 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन क्या है कि दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों की राशियों के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग होता है। तो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती तो बताया ही नहीं गया, ये कथन गलत है। दूसरा कथन क्या है, दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती, ये भी गलत हो गया, यहाँ पर तो अनुक्रमानुपाती आएगा, तो दूसरा कथन भी गलत है। तीसरा कथन क्या है, दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों की राशियों के साथ साथ उनके बीच की दूरी, तो ये भी गलत हो गया, यहाँ पर भी नहीं बताया गया। यही कथन सही होगा, पढ़ भी लेते हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों की राशियों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कथन सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो तीव्रता का फॉर्मूला आपको पता है ना, F/Q होता है। तो F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और जो आवेश होता है इसका मात्रक होता है कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होता है। ये फॉर्मूला है, तो E का फॉर्मूला क्या है, F/Q होता है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि विद्युत विभव। तो विद्युत विभव के बारे में आपको बताना है। पहला कथन है कि एक विद्युत क्षेत्र में किसी विशेष बिंदु पर एक संदर्भ बिंदु या अनंत से एक इकाई आवेश को स्थानांतरित करने के लिए किए गए कार्य की मात्रा को ही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहा जाता है। तो पहला ही कथन सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र में -5 कूलाम के आवेश कण को स्थानांतरित करने के लिए किया गया कार्य 100 जूल है। तो विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या था, तो V = वर्ग अपॉन आवेश W/Q था। तो वर्ग कितना दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है में 100 जूल, और आवेश कितना दिया हुआ है, तो -5 कूलाम दिया हुआ है। इसका आंसर कितना आएगा, -20 वोल्ट इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो आप हमारी हिस्ट्री की ई बुक एशियंट इंडिया, मेडिएवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया हमारी वेबसाइट www.studyvinesofficial.com से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी हिस्ट्री की ई बुक आपको A4 में कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा, चार्ट के साथ, डायग्राम के साथ, और आपको जो वीडियो है इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी है वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।